हेलो, वेलकम, नमस्ते। मीमांसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है। और इस इकोनॉमी स्पेशल बैच के अंतर्गत हमारा ये प्रयास है कि यूपीएससी या आईएएस की परीक्षा में इकोनॉमी से संबंधित जितने भी प्रकार के टॉपिक्स सिलेबस में सम्मिलित हैं उन सभी को हम इस बैच के अंतर्गत सम्मिलित करें। और ये पूरा का पूरा बैच आपको YouTube पर पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध होने वाला है। न केवल यूपीएससी के सिलेबस अपितु यूपीएससी के अतिरिक्त स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम हैं उनमें इकोनॉमी के किसी प्रकार के टॉपिक्स यदि हैं तो उनको भी बीच बीच में इस क्लास के अंदर इस बैच में जोड़ा गया है। तो आइए क्लास को इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में WTO के बारे में बात की थी और WTO का एक परिचय लिया था, परिचय के बाद हमने देखा था कि WTO के प्रमुख 3 एग्रीमेंट हैं। तो 3 एग्रीमेंट WTO के कौन कौन से हैं? पहला जो एग्रीमेंट है WTO का उसे कहा जाता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र पर समझौता। ये एग्रीमेंट विश्व के जो ऐसे देश हैं जो WTO के सदस्य हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट है कि कृषि क्षेत्र में किस किस प्रकार की छूट विभिन्न देशों द्वारा अपने देश में दी जा सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित ना हो। तो इस एग्रीमेंट के बारे में विस्तार से हम पिछली हमारी क्लास जो WTO की थी उसमें चर्चा कर चुके हैं। आज जिन एग्रीमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है ट्रिप्स और GATS। ट्रिप्स का तात्पर्य है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और GATS का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ये थोड़े टेक्निकल शब्द हैं, सरल शब्दों में आपको बता दूं मैं। ट्रिप्स जो है वो समझौता है WTO का किसके संबंध में? पेटेंट और कॉपीराइट देने के संबंध में। और पेटेंट और कॉपीराइट क्या होते हैं? पेटेंट और कॉपीराइट क्या कहलाते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में जो कानून या जो नियम WTO द्वारा बनाए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रिप्स कहलाते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं इसे भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ GATS के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जो कि सेवाओं के क्षेत्र में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है, एक देश से दूसरे देश में सेवा का आयात या निर्यात किया जाता है, सर्विस का आयात या निर्यात किया जाता है, तो जो नियम पालन करने होते हैं उन्हें GATS के नाम से जाना जाता है, जो कि WTO द्वारा बनाए गए हैं। ट्रिप्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम GATS की बात करेंगे और अंत में क्लास के अंत में हम देखेंगे कि WTO की जो प्रमुख प्रमुख कॉन्फ्रेंस या बैठक हुई हैं उनमें किस किस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिप्स के बारे में या ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं? हिंदी में इन्हें कहा जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार। आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं तो बौद्धिक संपदा अधिकार का तात्पर्य है कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा क्या करता है, किसी चीज का नवाचार करता है तो उसको उसका श्रेय देने के लिए, उसको उसका प्रतिफल देने के लिए उस पर क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। वही क्या कहलाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। ठीक है। जैसे मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, मोहन नाम के व्यक्ति ने X क्या है, कोई वस्तु है, इसकी क्या की? खोज की। तो चूंकि मोहन ने अपनी बुद्धि से और अपने परिश्रम से क्या किया? इस वस्तु की खोज की है, तो मोहन का एक अधिकार इस X वस्तु पर बनना चाहिए। उसी अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। और इन बौद्धिक संपदा अधिकारों को इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि से कुछ नवाचार करने और अपनी बुद्धि या परिश्रम के बदले कुछ फल पाने की इच्छा में नए नए नवाचार करता रहे। इसी को बढ़ाने के लिए इन बौद्धिक संपदा अधिकारों का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब बौद्धिक संपदा अधिकार प्रत्येक देश अपने कानून के हिसाब से भी प्रदान करता है और WTO ने भी इसके संबंध में नियम बनाए हैं। WTO को नियम इसलिए बनाने पड़े, मान लो अमेरिका में क्या करता है, अमेरिका में कोई आविष्कार होता है और अमेरिका में हुए आविष्कार को भारत में क्या कर लिया जाए, भारत में, चीन में या रूस में क्या किया जा सकता है,
कॉपी किया जा सकता है। तो इस कॉपी या नकल को रोकने के लिए क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए। उन नियमों को ही क्या कहते हैं, ट्रिप्स कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। तो ये थे ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक संक्षिप्त जानकारी, एक संक्षिप्त परिचय। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या करता है, लीगल स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है। किसके लिए, सदस्य देशों के लिए। किसके सदस्य देशों के लिए, डब्ल्यूटीओ के जितने भी क्या हैं, सदस्य हैं, डब्ल्यूटीओ के जितने भी सदस्य हैं उनके बौद्धिक अधिकार संपदा का क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये कैसे, कुछ कानूनी नियम या कानूनी स्टैंडर्ड निर्धारित करके, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं, मान्य होते हैं। और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नियमों द्वारा पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क क्या करे जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। और इनकी सुरक्षा इस प्रकार से बौद्धिक अधिकार, जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है। अब देखते हैं कि ट्रिप्स किस प्रकार से कार्य करता है। तो ट्रिप्स एक विशेष सिस्टम के तहत कार्य करता है। उस सिस्टम का नाम है सुई जेनरेसिस सिस्टम। और इसके अंतर्गत क्या है, सदस्य देश, या तो सदस्य देश जो भी डब्ल्यूटीओ का सदस्य देश है, उसके पास में दो ऑप्शन रहते हैं इसके अंतर्गत, या तो स्वयं का आईपीआर कानून बनाए, स्वयं के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए नियम बनाए, या फिर क्या करे, या दूसरा ऑप्शन उसके पास में क्या रहता है, डब्ल्यूटीओ के जो ट्रिप्स नियम है उनको स्वीकार करे। इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सदस्य देश अपना सकता है। इस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, सुई जेनरेसिस सिस्टम ऑफ ट्रिप्स बोलते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा कार्य या दूसरा नियम जो इस संदर्भ में, वो है सिंगल अंडरटेकिंग, जिसके अंतर्गत जो भी सदस्य देश है उसे सभी के सभी क्या करने पड़ते हैं, डब्ल्यूटीओ के 3 एग्रीमेंट की हमने बात की थी, या तो क्या करे, सदस्य देश तीनों एग्रीमेंट को स्वीकार करे और या ना करे, तीनों एग्रीमेंट या डब्ल्यूटीओ के सभी एग्रीमेंट, या तो क्या करे, सभी एग्रीमेंट स्वीकार करे या एक भी ना करे। ऐसा नहीं कि एक एग्रीमेंट स्वीकार कर लेगा और एक नहीं करेगा। तो इस तरह डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स को तो यदि स्वीकार करने हैं, डब्ल्यूटीओ के समझौते को यदि कोई सदस्य देश स्वीकार करना चाहता है तो उसे सभी एग्रीमेंट्स को स्वीकार करना पड़ता है। उसके लिए सिंगल अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक एग्रीमेंट को स्वीकार कर ले और एक को ना करे। तो ये बात करी हमने ट्रिप्स के बारे में, कुछ बेसिक बातों की। अब हम बात करते हैं कि ट्रिप्स के अंतर्गत जो पेटेंट प्रदान किए जाते हैं वो किस प्रकार से प्रदान किए जाते हैं। पेटेंट का तात्पर्य समझ लें पहले हम। पेटेंट का मतलब है किसी वस्तु के उत्पादन पर या उत्पादन प्रक्रिया पर किसी व्यक्ति या कंपनी का एकाधिकार जब सुनिश्चित किया जाता है कि वही कंपनी या व्यक्ति उस उत्पाद को बना सकता है, तो वो क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। सबसे पहली चीज तो पेटेंट के बारे में हम क्लियर हुआ कि पेटेंट क्या होता है। ठीक है, अब पेटेंट क्या दिया जाता है, उत्पाद का भी दिया जाता है, जो उत्पाद बनाया जा रहा है उसका भी दिया जाता है, और साथ ही साथ उत्पादन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका भी प्रदान किया जाता है। अब मान लो कोई वस्तु X है, इसका जो निर्माण किया जाता है वो प्रक्रिया A द्वारा भी किया जाता है, प्रक्रिया B द्वारा भी किया जा सकता है, प्रक्रिया C द्वारा भी किया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, केवल एक ही प्रक्रिया को क्या कर सकता है, पेटेंट करवा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति या कंपनी उस प्रोडक्ट को किसी अन्य प्रक्रिया के तहत ना बना सकता हो, किसी अन्य प्रक्रिया से वो दूसरा व्यक्ति या कंपनी उस प्रोडक्ट को बना सकता है, उस उत्पाद को बना सकता है। तो पेटेंट क्या होता है, उत्पाद पर भी प्राप्त होता है और उत्पाद बनाने की प्रक्रिया पर भी प्राप्त होता है, लेकिन केवल एक ही प्रकार से उस उत्पाद को बनाने वाली प्रक्रिया का कोई व्यक्ति पेटेंट करा सकता है। अब पेटेंट किन किन वस्तुओं के लिए प्राप्त हो सकता है, पेटेंट खाद्य पदार्थों के लिए प्राप्त हो सकता है, पेटेंट दवाइयों के लिए प्राप्त हो सकता है, पेटेंट किन्हीं रसायनों के लिए भी क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। और ये जो पेटेंट के संबंध में किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार दिया जाता है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, वो कितने साल के लिए दिया जाता है, 20 साल के लिए दिया जाता है। पेटेंट संबंधी जो नियम लागू करने होते हैं
ट्रिप्स के अंतर्गत वो जो विकसित देशों को तो 1995 से ही लागू करने थे, और जो विकासशील देश हैं उनको लागू करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई पेटेंट के नियमों की, वो 2005 से की गई। तो ये था पेटेंट। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या ट्रिप्स के अंतर्गत किसी प्रकार के अपवाद या एक्सेप्शन है। देखिए, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर क्या दिया जाता है, अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। संरक्षित कैसे दिया जाता है, किसी भी चीज पे पेटेंट या कॉपीराइट प्रदान करके, पेटेंट कॉपीराइट प्रदान करके या ट्रेडमार्क प्रदान करके, क्या करके, ट्रेडमार्क प्रदान करके। अब ये तीनों प्रदान करने से क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति या कंपनी को एकाधिकार मिल जाता है। किसी भी उत्पाद के लिए क्या मिल जाता है, एकाधिकार मिल जाता है, यानी मोनोपोली मिल जाती है कि ये जो उत्पाद है केवल उसी व्यक्ति द्वारा बनाया जा सकता है, कोई अन्य व्यक्ति इसे नहीं बना सकता। तो क्या ऐसे कोई अपवाद हैं जिस स्थिति में इस पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का क्या किया जा सकता है, उल्लंघन किया जा सकता है, या हम कहें कि ट्रिप्स के जो नियम हैं उनसे क्या किसी प्रकार की छूट किन्हीं स्थितियों में दी जा सकती है। तो जी हां, छूट दी जा सकती है, और छूट देने वाली स्थितियां कौन सी हैं, तीन। पहली स्थिति कौन सी है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग इसे कहा जाता है। दूसरी स्थिति क्या है, पैरेलल इंपोर्ट या समांतर आयात इसे कहा जाता है। और तीसरी स्थिति क्या है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन या नवाचार इसे कहा जाता है। अब तीनों को देख लेते हैं कि किस किस प्रकार की छूट ट्रिप्स के अंतर्गत इन तीनों में मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपल्सरी लाइसेंस। अब कंपल्सरी लाइसेंस का तात्पर्य क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यदि ट्रिप्स नियमों में क्या दिया जाए, छूट दी जाए, तो उसे क्या कह देते हैं हम, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मलेरिया नाम की महामारी भारत में फैल गई है, ठीक है। अब मलेरिया महामारी के लिए कोई ड्रग है, उस ड्रग का नाम है एक्स। अब ये जो ड्रग एक्स है, इसकी जो उत्पादन करती है कोई कंपनी ए, क्या करती है, इस ड्रग एक्स को बनाती है। लेकिन चूंकि महामारी फैल चुकी है और ये दवाई क्या चाहिए, इस महामारी से सुरक्षा के लिए चाहिए, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अब चाहिए होती है। तो अब क्या किया जा सकता है, इस कंपनी ए के अलावा अन्य कंपनियां जैसे बी, सी, डी, ई, ये सभी भी क्या कर सकती हैं, अब इस दवा एक्स का क्या कर सकती हैं, निर्माण कर सकती हैं। लेकिन इन कंपनियों को इस कंपनी ए को क्या देनी होगी, क्षतिपूर्ति देनी होगी। तो ये जो व्यवस्था कहलाती है, ये WTO का जो ट्रिप्स नियम का अपवाद है, वो किसके अंतर्गत आता है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंतर्गत ये व्यवस्था कहलाती है। तो ये बात हुई कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में। दूसरा जो अपवाद है वो है पैरेलल इंपोर्ट या समांतर आयात। इसके अंतर्गत ट्रिप्स के नियमों में किस प्रकार की छूट है और किन स्थितियों में है, इसको भी एक एग्जाम्पल से पहले हम समझेंगे। मान लो कोई देश ए है, ठीक है, ये देश दूसरे देश बी को क्या करता है, कोई चीज क्या करता है, निर्यात करता है। ए से निर्यात होकर कहां जाती है, बी को जाती है। माना चीज कौन सी है, एक्स है, एक्स नाम का कोई प्रोडक्ट है, ए से बी को निर्यात होकर जा रहा है, ठीक है। अब ये ए इसको क्या कर देता है, बहुत महंगी दर पर क्या करता है, बहुत महंगा कर देता है। इतना महंगा कर देता है कि ये बी क्या कर सकता है, इसे, इसके लिए ये अफोर्डेबल ही नहीं रहता खरीदना, अफोर्डेबल नहीं, यानी जो कीमत क्या करती है एक्स की ए द्वारा निर्धारित की जाती है, उससे बी खरीद ही नहीं पाता, उस बी उस प्राइस पे। तब उस स्थिति में बी क्या कर सकता है, दूसरे देशों सी और डी, ई, अन्य देशों से क्या कर सकता है, इस वस्तु को आयात करके ला सकता है। तब ट्रिप्स के नियम लागू नहीं होंगे। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, समांतर आयात कहा जाता है। और यह व्यवस्था किसके लिए लागू हो सकती है, केवल जो दवाई होती है, जो दवाइयां होती हैं जो सस्ती दर पर मरीजों को उपलब्ध होनी चाहिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए इस व्यवस्था को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। पैरेलल इंपोर्ट के तहत ट्रिप्स से छूट मिल सकती है। अगला जो है वो है इंक्रीमेंटल इनोवेशन।
अब इंक्रीमेंटल इनोवेशन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि पेटेंट जो प्रदान किया जाएगा वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 20 वर्ष के लिए। यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ट्रिप्स, उनके तहत बौद्धिक अधिकार का जो संरक्षण किया जाता है, बौद्धिक अधिकार संरक्षण एक निश्चित समय अवधि के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, एक निश्चित समयावधि के लिए होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? नॉन एवरग्रीनिंग बोलते हैं, निश्चित समयावधि के लिए। ठीक है, तो जो ट्रिप्स पे जो अधिकार दिया जाएगा वो सदाबहार नहीं होगा। सदाबहार कब तक नहीं होगा? जब तक एनचांस, यदि बहुत अधिक गुणवत्ता का कोई क्या है उत्पाद है, बहुत अधिक गुणवत्ता का कोई उत्पाद है, तो उसे क्या दिया जा सकता है? एवरग्रीनिंग प्रदान की जा सकती है, सदाबहार लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है, सदाबहार पेटेंट दिया जा सकता है। ट्रिप्स जो नियम है डब्ल्यूटीओ का, वो क्या कहता है कि हाँ, कुछ उत्पादों को क्या दिया जा सकता है? हमेशा के लिए ट्रिप्स या बौद्धिक अधिकार संपदा, बौद्धिक जो अधिकार दिया जा सकता है वो हमेशा के लिए या सदाबहार रूप से दिया जा सकता है। लेकिन भारत का जो व्यू है इस बारे में वो अलग है, और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सदाबहार जो लाइसेंस है वो देने से मना कर दिया था। एक दवाइयों की कंपनी, कौन सी? नोवार्टिस नाम की एक दवा कंपनी थी जो अपनी दवाई ग्लीवैक के लिए क्या लेना चाहती थी? भारत में सदाबहार एवरग्रीनिंग लाइसेंस लेना चाहती थी कि हमेशा के लिए हमें ट्रिप्स के अंतर्गत इस पर क्या दे दिया जाए? बौद्धिक सुरक्षा अधिकार दे दिया जाए। तो इसको मना कर दिया था भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ग्लीवैक नाम की जो दवाई है, इस ग्लीवैक में ऐसी कोई खास गुणवत्ता नहीं है, इतनी गुणवत्ता नहीं है इसको कि इसको सदा के लिए एवरग्रीन लाइसेंसिंग दे दिया जाए। तो ये बात करी हमने इंक्रीमेंटल इनोवेशन। तो हमने देखा ट्रिप्स के अंतर्गत कुछ नियमों के तहत क्या करा जा सकता है? ट्रिप्स के नियमों में छूट दी जा सकती है। कौन कौन से थे ये नियम? पहला पैरेलल इंपोर्ट, दूसरा कंपल्सरी लाइसेंस, और तीसरा इंक्रीमेंटल इनोवेशन की स्थिति में ट्रिप्स के नियमों से कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। अब हम बात करेंगे जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग की हमने बात की थी, और कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंतर्गत हमने देखा था सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? ट्रिप्स नियमों में छूट दी जाने वाली ये एक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ यूरोपीय देश, जिनमें यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये सभी देश क्या हुए? एकत्रित हुए और क्या कहा कि ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाली जो व्यवस्था है इसे समाप्त किया जाए, कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाली व्यवस्था को समाप्त किया जाए, और इसके स्थान पर कौन सी व्यवस्था लाई जाए? एंटी काउंटरफेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। यानी कि किसी भी परिस्थिति में ट्रिप्स के नियमों से छूट न दी जाए, और इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए जो देश इकट्ठा हुए थे वो थे कनाडा, यूएस, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया। किस नाम से? एंटी काउंटरफिटिंग ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से। अब हम बात करते हैं भारत का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संबंध में क्या दृष्टिकोण है। तो भारत क्या करता है? बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षा देने के क्या करता है? पक्ष में है, लेकिन कुछ छूट के साथ में। ऐसे के ऐसे नहीं जो ट्रिप्स के द्वारा लागू किए गए हैं, अपितु कुछ छूट के साथ में भारत इसमें कार्य करना चाहता है, और इसके लिए भारत ने समय समय पर कुछ कानून भी बनाए हैं और कुछ संस्थाओं की स्थापना भी इस संदर्भ में की है। पहला जो नियम या कानून बनाया गया इस संबंध में वो था पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2005 में भारत द्वारा बनाया गया था। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 में बनाई गई। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, या इसे हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक संकेतक के नाम से भारत में एक व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया जाता है कि ये प्रोडक्ट इस क्षेत्र विशेष से अपनी विशेषताएं प्रदान करता है, तो ये उस क्षेत्र की क्या है? एक क्या है? विरासत उस क्षेत्र की माना जाता है, और कोई अन्य इसकी नकल ना कर पाए, इस कारण जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पीपीवीएफआर नाम से एक और कानून भारत द्वारा इस संदर्भ में बनाया गया, और वो किसके संबंध में था? भारत में जो वनस्पतियां हैं
उनके संबंध में उनके बौद्धिक अधिकार जो संपदा अधिकार थे उनकी सुरक्षा के लिए, जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट। और इसी संदर्भ में एक संस्था की स्थापना एपीडा नाम से की गई, जो कि भारत से होने वाले जो निर्यात हैं उन निर्यातों की निर्यात होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, ताकि वो विदेश में जाकर क्वालिटी टेस्टिंग में फेल न हो जाएं। तो उस गुणवत्ता की सुनिश्चितता के लिए एपीडा नाम से एक संस्था की स्थापना भारत में की जाती है। आइए एक एक करके सभी कानूनों, नियमों और संस्थाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का जो पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, उत्पाद को क्या दिया जाता है, उत्पाद को पेटेंट दिया जाता है। यहां ध्यान रखना, हमने जब क्या पढ़ा था, ट्रिप्स पढ़ा था, तो ट्रिप्स के अंतर्गत हमने देखा था जो पेटेंट प्रदान किया जाता है वो उत्पाद को भी प्रदान किया जाता है और प्रक्रिया, उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को भी प्रदान किया जाता है। जबकि भारत के पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार जो पेटेंट प्रदान किया जाता है वो क्या किया जाता है, प्रोडक्ट पेटेंट प्रदान किया जाता है। प्रोडक्ट पेटेंट यानी उत्पाद के को पेटेंट प्रदान किया जाता है। और कौन कौन से उत्पादों को, दवाई, खाद्य पदार्थ और रसायन, ठीक है। और उत्पाद को पेटेंट प्रदान करने से पहले और प्रदान करने के पश्चात दो जो चुनौतियां सामने आती हैं उन सभी को इस कानून के अंतर्गत क्या किया गया है, ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ सदाबहार प्रकार का पेटेंट नहीं दिया जाएगा, सदाबहार पेटेंट नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में भारत का ये व्यू है। जबकि डब्ल्यूटीओ क्या करता है, सदाबहार पेटेंट भी डब्ल्यूटीओ के नियमों के हिसाब से प्रदान किया जा सकता है। और कंपल्सरी लाइसेंसिंग की व्यवस्था लागू रहेगी। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पेटेंट से क्या किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है। साथ ही साथ पैरेलल इंपोर्ट की व्यवस्था भी लागू रहेगी। पैरेलल इंपोर्ट का तात्पर्य है कोई देश से यदि आयात होकर आने वाली वस्तु इतनी महंगी है कि वो अफोर्डेबल नहीं है तो दूसरे देशों से आयात की जा सकती है। यहां भी पेटेंट के नियमों से समझौता किया जा सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारत के पेटेंट एक्ट 2005 में की गई है। आगे चलते हैं। और इस संदर्भ में भारत ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी बनाई है 2016 में। और इस जो पॉलिसी है उसका जो लक्ष्य है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत को क्या बनाना, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, यानी नवाचारों को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। और नोडल एजेंसी जो इस आईपीआर पॉलिसी को बनाने वाली है वो है डीआईपीपी। और डीआईपीपी किसके अधीन एक संस्था है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था है। और इन आईपीआर पॉलिसी के तहत आईपीआर के संबंध में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जाता है कि इस संबंध में जागरूकता फैलाना कि कोई लोग किस प्रकार से, कोई भी व्यक्ति या संस्था या कंपनी क्या कर सकती है, अपने पेटेंट, अपने प्रोडक्ट का क्या कर सकती है, पेटेंट प्रदान कर सकती है, ठीक है। और उसके लिए जो एप्लीकेशन, जो प्रोसेस है उसको क्या बनाना, सरल बनाना। ये सभी के सभी प्रयास आईपीआर पॉलिसी 2016 के तहत भारत में पेटेंट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए। आगे चलते हैं और बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक, ये भौगोलिक संकेतक जो है वो ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो कि अपनी क्वालिटीज या गुण किसी क्षेत्र विशेष से क्या करते हैं, क्षेत्र विशेष से प्राप्त करते हैं। जैसे बंगाल का रसगुल्ला अपना स्वाद बंगाल क्षेत्र के पानी के कारण या बंगाल क्षेत्र के कारण प्राप्त करता है, इसलिए उसको किस नाम से जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक मिला, बंगाल के रसगुल्ले के नाम से। और ये जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है वो 10 साल के लिए किसी उत्पाद को प्रदान किया जाता है और प्रत्येक 10 साल बाद इसको रिन्यू कराना होता है। कौन से कानून के तहत ये दिया जाता है, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत किसी भी वस्तु को क्या दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है। और भौगोलिक संकेतक प्रदान करने के पश्चात क्या फायदा किसी प्रोडक्ट या उत्पाद को मिलता है कि कोई अन्य व्यक्ति इसका अनाधिकृत क्या कर सकता है, अनाधिकृत उपयोग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जीआई टैग के माध्यम से भी क्या किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष से अपनी गुणवत्ता प्राप्त करने वाले प्रोडक्ट को क्या दिया जाता है, एक एकाधिकार प्रदान किया जाता है या संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला है पीपीवीएफआर एक्ट, जो कि भारत में जो वनस्पति है भारत के, और उस वनस्पति पर किसानों का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करने के लिए या उनके बौद्धिक अधिकार को
संरक्षित करने के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट। और इसके अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या बौद्धिक अधिकार, बौद्धिक संरक्षण अधिकार किस किस को दिया जाता है? किसानों को दिया जाता है, साथ ही साथ जो अनुसंधान करता है, जो किसी वनस्पति पर कार्य कर रहे हैं उनको, और साथ ही साथ जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उनको बौद्धिक या आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क या फीस इनसे नहीं ली जाती। और इसके अंतर्गत जो आईपीआर प्रदान किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रदान किया जाता है, वो 15 साल के लिए प्रदान किया जाता है। और यहां भी कंपल्सरी लाइसेंस की व्यवस्था लागू रहती है, अर्थात दिए गए पेटेंट या दिए गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से समझौता किया जा सकता है यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या हो, खतरे में हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी हो, तो यहां इस नियम से समझौता किया जा सकता है। तो ये भारत के कुछ नियम थे जिनके द्वारा भारत में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं उनका जो उनको मजबूत करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा एक संस्था एपीडा नाम से स्थापित की गई जिसका नाम था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये संस्था क्या करती है, कोई भी खाद्य जो पदार्थ है उसका जब क्या होने वाला हो, निर्यात होकर किसी अन्य देश में जाने वाला हो, तो उससे पहले एपीडा इसकी गुणवत्ता की क्या करती है, जांच करती है। तो गुणवत्ता जांच कौन करता है? एपीडा। एपीडा क्या करती है? गुणवत्ता जांच करती है इस प्रोडक्ट की, ताकि आगे जाकर दूसरे देश में जाकर ये इसकी क्वालिटी या गुणवत्ता के आधार पर इसको रोक ना दिया जाए। तो ये था एपीडा। तो इस प्रकार डब्ल्यूटीओ के प्रथम 2 एग्रीमेंट की हम बात कर चुके हैं। पहला एग्रीमेंट किसके बारे में था? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें हमने कृषि क्षेत्र के बारे में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या नियम बने हुए हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा ट्रिप्स, जिसके अंतर्गत हमने बौद्धिक सुरक्षा जो अधिकार थे, बौद्धिक संपदा जो अधिकार थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो अधिकार थे, उसके संबंध में डब्ल्यूटीओ ने क्या नियम बना रखे हैं और भारत का उस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम डब्ल्यूटीओ का तीसरा एग्रीमेंट, डब्ल्यूटीओ के हम 2 एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। पहला एग्रीमेंट था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दूसरा एग्रीमेंट था ट्रिप्स, और तीसरा जो एग्रीमेंट है वो है जीएटीएस। और ये जीएटीएस एग्रीमेंट किसके बारे में है? सेवाओं का जब आयात निर्यात होता है, या यूं कह सकते हैं सेवाओं का जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, तो उसके लिए डब्ल्यूटीओ ने जो नियम बनाए हैं वो क्या कहलाते हैं? जीएटीएस कहलाते हैं, जिनका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत जब सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। वे नियम कौन से हैं? सबसे पहली चीज तो प्रत्येक देश दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का तात्पर्य है एक देश दूसरे देश को किसी अन्य देश के साथ विभेद नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई देश ए है, यहां बी देश, सी देश और डी देश से क्या होता है, मान लो कोई वस्तु क्या होती है, आयात होकर आती है इस देश ए में, तो इस ए देश को बी देश को भी, सी देश को भी और डी देश को भी समान अधिकार देने होंगे, यानी सभी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना होगा। तीसरा, बाइलेटरल नेगोशिएशन किए जा सकते हैं, यानी दो देश सेवाओं के व्यापार के बारे में व्यापार हेतु विशेष समझौता अपने बीच में कर सकते हैं। तो विशेष छूट दो देश एग्रीमेंट करके आपस में दे सकते हैं, उनको जीएटीएस नहीं रोकता है। तो ये तीन प्रमुख समझौते डब्ल्यूटीओ के हमने देखे। अब हम बात करेंगे कि डब्ल्यूटीओ के जो समझौते थे, डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट थे वो क्या थे, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार थे उसको क्या कर रहे थे, सुगमता प्रदान कर रहे थे, नियम प्रदान कर रहे थे। अब क्या कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि ये जो एग्रीमेंट किए गए हैं डब्ल्यूटीओ के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए, उनमें क्या कोई छूट प्रदान की जा सकती है कि नहीं आधारों पर? तो जी हां, कुछ आधारों पर डब्ल्यूटीओ के ये जो तीन एग्रीमेंट हमने पढ़े हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रिप्स
और GATS जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, इन सभी में क्या कर सकता है, WTO कुछ छूट प्रदान कर सकता है। कैसी छूट और किन परिस्थितियों में छूट? पहली जो परिस्थिति है वो है TBT, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। सामान्यतः टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड का तात्पर्य है जैसे कोई देश ए है, ये देश बी में क्या कर रहा है, किसी वस्तु का क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। अब ये देश बी क्या कर सकता है, देश बी क्या कर सकता है, कहेगा कि भाई आप निर्यात होके कोई एक्स प्रोडक्ट है, एक्स नाम का उत्पाद आ रहा है, तो ये कहेगा कि हम एक्स की क्या करेंगे, क्वालिटी जांच करेंगे, गुणवत्ता की जांच करेंगे, और मनमाने नियम ये बना दे कि भाई आपका जो ये एक्स प्रोडक्ट है ये गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इस प्रकार से जब कोई तकनीकी कारण बताकर क्या क्या कर दिया जाए, आयात या निर्यात को रोक दिया जाए या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित किया जाए, तो उसे क्या कह देते हैं, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड कह देते हैं। और इसके अंतर्गत तकनीकी कोई क्या है, रेगुलेशन लागू किए जा सकते हैं, इसी तरह टेस्टिंग लागू की जा सकती है, सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः WTO क्या कहता है कि ये सभी जो प्रक्रिया है ये WTO के लिए क्या नहीं होनी चाहिए, WTO के अनुसार क्या नहीं होने चाहिए, व्यापार में बाधक नहीं होने चाहिए। ये क्या नहीं होनी चाहिए, व्यापार में बाधक नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है, WTO कहता है अपने नियमों के तहत कि ये व्यापार में बाधा पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में क्या किया जा सकता है, छूट प्रदान की जा सकती है। वो कौन से मामले हैं कि यदि कोई उत्पाद क्या करता है, किसी जैसे कोई ये ए देश से आने वाला उत्पाद बी देश में क्या हो रहा है, निर्यात होके जा रहा है, और यदि बी देश में जाके ये क्या करता है, वहां के कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं या वहां के इन्वायरमेंट या पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो ये ए देश इस बी देश पे क्या कर सकता है, टेक्निकल बैरियर या तकनीकी बैरियर या TBT टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड क्या कर सकता है, लागू कर सकता है और अपने यहां इसका आयात रोक सकता है। इसे कहा जाता है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। अगला अपवाद देखते हैं, SPS, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, एक देश से दूसरे देश में क्या किया जा सकता है, व्यापार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरा देश, जैसे ए देश से बी देश में क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट जा रहा है, तो बी देश इस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी आधारों के आधार पर भी इस निर्यात को अपने देश में होने से रोक सकता है। ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर क्या होते हैं, पहला सैनिटरी का तात्पर्य होता है फूड सेफ्टी, यानी दूषित खाद्य पदार्थ यदि आयात होकर आ रहे हैं किसी कंट्री में, तो वो क्या किया जा सकता है, WTO के नियमों के बाहर जाके उनके आयात को रोका जा सकता है अपने देश में। इसी तरह फाइटोसैनिटरी मेजर क्या होते हैं, यदि देश की वनस्पति या देश के जो जीव जंतु जीव जगत है उसको किसी प्रकार का नुकसान यदि कोई प्रोडक्ट पहुंचाता है, तो उसके आयात को भी बी देश ए देश से आने पर रोक सकता है। जबकि WTO नियम क्या कहता है, WTO नियम ये कहते हैं कि कोई भी देश अपने यहां आने वाले आयातों को सामान्य परिस्थितियों में नहीं रोकेगा, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में रोक सकता है। कैसे रोक सकता है, पहला TBT हमने देखा था, पहला कौन सा, TBT टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड लगाकर। और टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड कब लगा सकता है, जब क्या कर सकता है, किसी देश के उपभोक्ताओं को या वहां के इन्वायरमेंट या पर्यावरण को संकट पैदा हो जाए। दूसरा SPS मेजर्स के तहत, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर के तहत, सैनिटरी का तात्पर्य है क्या हो जाए, दूषित खाद्य पदार्थों के आधार पर या अपने देश की वनस्पति और जीव जगत को नुकसान होने की बात पर क्या किया जा सकता है, अन्य देश से आने वाले उत्पादों पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके अलावा एक अन्य जो प्रावधान है इस संबंध में वो है सेफ गार्ड ड्यूटी। इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, एक इमरजेंसी एक्शन लिया जा सकता है। किस देश के द्वारा, उस देश के द्वारा जिसमें क्या होते हैं, कोई अन्य देश से आने वाले उत्पाद क्या हो जाएं, भारी मात्रा में आयात होकर आ जाएं। जैसे ये एक देश है ए, यहां से बी को क्या हो रहे हैं, आयात होकर कुछ आ रहा है, और ये आयात क्या हो जाए, भारी मात्रा में हो जाए, इतना भारी मात्रा में हो जाए कि ये जो बी देश के घरेलू जो व्यापार है, घरेलू व्यापार को क्या कर दे, नष्ट कर दे।
जैसे एक्स नाम की कोई वस्तु आयात होकर आ रही है और घरेलू जो अर्थव्यवस्था है वहां पे इस एक्स वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है, लेकिन ये इतनी भारी मात्रा में एक्स बाहर से आ जाए, बाहर से आयात होके आ जाए कि वहां उस एक्स व्यवस्था, उस एक्स नाम की वस्तु के बाजार को क्या कर दे, नष्ट कर दे। तो अब क्या कर सकता है, ये जो देश है जहां आयात होकर वस्तुएं आ रही हैं, क्या कर सकता है, पहला तो लिमिट लगा सकता है, किस पर, क्वांटिटी पर, यानी मात्रा निर्धारित कर सकता है। जैसे पहले 100 एक्स वस्तुएं आ रही थी, तो अब ये क्या कह सकता है कि आप 50 वस्तुएं हमारे देश में भेजो, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, ये कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है, यहां टैक्स बढ़ा दे, जो आने वाली वस्तु है अगर आयात ज्यादा हो रहा है तो टैक्स बढ़ाकर भी उस आयात को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को सेफ गार्ड ड्यूटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपने घरेलू बाजार को बचाने के लिए, भारी मात्रा में आयात को रोकने के लिए या तो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं या टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। और ये जो उपाय किया जाता है ये अस्थायी प्रकार का किया जाता है और इसमें भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के नियम का पालन करना होता है। अर्थात मोस्ट फेवर्ड नेशन के नियम का पालन का तात्पर्य क्या है, सभी देशों को इसमें समान दर्जा देना होता है। ऐसा नहीं कि एक देश के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया और दूसरे देश के उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। इसके साथ ही कंपनसेशन देना पड़ता है, क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। किसको, जिसके व्यापार को हम रोक रहे हैं। ए देश से बी देश में व्यापार को रोका जा रहा है तो ये बी क्या देगा, इस ए को क्षतिपूर्ति देगा रोकने के लिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था सेफ गार्ड ड्यूटी के अंतर्गत करी जाती है, जो कि WTO नियमों का क्या है, एक अपवाद है। अगला अपवाद है WTO नियमों का, वो है CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, देखिए मान लो कोई देश ए है, फिर एग्जांपल से समझेंगे। बी देश में क्या कर रहा है, टीवी क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, तो आयात होकर क्या आ रहे हैं, बी देश में टीवी आ रहे हैं। ठीक है। अब क्या करता है, ये जो देश ए है ये टीवी पर क्या देता है, भारी सब्सिडी दे देता है। भारी सब्सिडी दे देगा तो क्या हो जाएंगे, टीवी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे। अब ये बी देश है, उसमें भी क्या बनते हैं, ये जो बी देश है यहां भी क्या बनते हैं, यहां भी टीवी बनते हैं। अब ये जो टीवी आएंगे ये सस्ते होके आएंगे ए देश से आने वाले, क्यों, क्योंकि ए देश भारी मात्रा में क्या दे रहा है, सब्सिडी इनके ऊपर दे रहा है। तो ये इतने सस्ते आएंगे कि बी देश में जो स्वयं टीवी बनते हैं, बी देश में जो टीवी बनते हैं वो बिकना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सस्ती टीवी ए देश से यहां आ जाएंगे। तो इस अवस्था में क्या कर सकता है, बी देश क्या कर सकता है, एक टैक्स लगा सकता है। उस टैक्स को क्या कहते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और इसे क्योंकि ये दी गई सब्सिडी के विरुद्ध लगाया जाता है तो इसे एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यदि सस्ता आयात किसी देश से आ रहा है तो ये देश क्या लगा देगा, यहाँ पे CVD लगा देगा, जिससे ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा और जो घरेलू बाजार है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार WTO के नियम में अपवाद वहां हम देखते हैं जहां घरेलू अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस होती है, तो वहां घरेलू अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ अपवाद WTO नियमों के अंतर्गत दिए गए हैं। इसी प्रकार का अगला अपवाद है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब इसको भी एग्जांपल से समझे। ए देश से बी देश में क्या आ रहे हैं, टीवी आ रहे हैं। ठीक है। अब ये जो टीवी है ए देश में तो कितने रुपए में बिक रहा है, 10,000 रुपए में। लेकिन ये टीवी ए देश बी देश में बेचने के लिए कितने में दे रहा है, केवल 5,000 रुपए में दे रहा है। तो इस प्रकार की जब स्थिति हो कि कोई देश दूसरे देश में क्या करे, इतना सस्ता दर पर निर्यात करे जितना वो अपने घर पे भी नहीं बेच रहा, अपने घरेलू अर्थव्यवस्था में भी नहीं बेच रहा, तो उस अवस्था में क्या ऑप्शन होता है, जो आयातक देश होता है वो क्या लगा सकता है, अब इन 5,000 रुपए टीवी को महंगा करने के लिए क्या लगा सकता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, जिससे इसकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वहां की जो टीवी इंडस्ट्री है वो प्रभावित ना हो। तो इस प्रकार के कुछ अपवाद हमें WTO के नियमों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। WTO के नियम हमने देखे, साथ ही साथ WTO के कुछ अपवादों के बारे में हमने बात की। अब हम देखेंगे WTO में यदि कोई विवाद हो जाता है, WTO के अंतर्गत क्या होता है, सदस्य देशों के मध्य, सदस्य कोई देश है के मध्य विवाद की स्थिति में निपटारा उसका किस प्रकार किया जाता है। तो विवाद निपटारे की क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रक्रिया है WTO के अंतर्गत।
तो इसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, जिन देशों के मध्य विवाद है उन दोनों को बिठाकर क्या करा जाती है कि भाई बैठो और बात करो, ठीक है। तो द्विपक्षीय वार्ता इसको कहते हैं। तो पहले चरण में द्विपक्षीय वार्ता करी जाती है और 60 दिनों तक यही वार्ता चलती रहती है। 60 दिनों तक भी बैठ के मामला नहीं सुलझता है तो अगले चरण की बारी आती है और अब यह मामला कहां चला जाता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड होता है WTO का, वहां चला जाता है और वहां से क्या दिए जाते हैं, निर्देश प्रदान किए जाते हैं किसको, सदस्य देश को। जो भी जिसकी भी गलती होती है उसको निर्देश दे दिया जाता है कि भाई आप इस गलती को सुधारो, ठीक है। लेकिन किसी प्रकार का दंड या जुर्माना यहां आरोपित नहीं किया जाता है सदस्य देश पर, जो गलती करता है उस पर भी। तो यह है डिस्प्यूट सेटलमेंट की प्रक्रिया, विवाद किस प्रकार से सुलझाए जाते हैं WTO के अंतर्गत। अब क्लास के अंतिम बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं और इसमें हम बात करेंगे WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में। WTO की जो बैठकें होती हैं उन बैठकों को किस नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस के नाम से जाना जाता है। और यह मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे उच्च प्रकार की बैठक होती हैं। यहीं पे क्या लिए जाते हैं, WTO के निर्णय इन्हीं बैठकों में लिए जाते हैं। इस प्रकार की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1996 में। WTO की स्थापना 1995 में। पहली बैठक जो होती है, पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है वो सिंगापुर में होती है। तो पहली मिनिस्ट्रियल, यहां केवल हम मुख्य मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को देखेंगे जिसमें कुछ प्रमुख प्रकार के निर्णय हुए हैं। चौथी इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी या मीटिंग हुई थी उसे दोहा 2001 नाम से जाना जाता है। पांचवी कॉन्फ्रेंस कानकुन मैक्सिको 2003 में हुई थी। 9वीं बाली 2013 में, 10वीं नैरोबी 2015 में और 11वीं ब्यूनस आयर्स में 2017 में होती है। तो ये कुछ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी WTO की। आइए एक एक करके हम बात करते हैं कि इन कॉन्फ्रेंसेस में किस किस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कॉन्फ्रेंस जो कि सिंगापुर में हुई थी। और यहां पर सिंगापुर, यहां जो बातचीत हुई उन्हें सिंगापुर इश्यूज के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या क्या किन किन मुद्दों पर बात हुई, पहला, कोई भी देश क्या करेगा, जैसे A देश है, B देश में क्या करेगा, निवेश करेगा। तो इस निवेश को ऐसा ही समझा जाएगा जैसे A देश का कोई नागरिक यहां निवेश करता है। यानी सभी प्रकार के विदेशी निवेश को नेशनल ट्रीटमेंट या राष्ट्रीय स्तर के निवेश की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ किसी कंपनी का क्या होता है, विलय होता है। किसी कंपनी का क्या होता है, विलय होता है। साथ ही साथ मूल्यों का जो निर्धारण होता है, वो मूल्यों का निर्धारण और विलय यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाएगा, ना कि राष्ट्रीय कानूनों का। साथ ही साथ सरकारी जो खरीद होती है, विभिन्न देश जो सरकार जो खरीद करती है उस सरकारी खरीद में क्या होगी, पारदर्शिता होगी। यानी अन्य देश की जो कंपनीज है वो भी टेंडर वहां पर डाल सकती हैं, तो पारदर्शिता यहां दी जाएगी। साथ ही साथ व्यापार में सुगमता प्रदान करने के प्रयास नियम बनाकर किए जाएंगे। और ये जो सिंगापुर इश्यूज थे इनका विकासशील देशों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून लागू होने की बात हो रही थी कि किसी भी, इससे खतरा क्या होता कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विकसित देशों की, वो विकासशील देशों की छोटी कंपनियों को विलय कर सकती थी, मूल्यों का निर्धारण अपने हिसाब से कर सकती थी। इसलिए विकासशील देशों द्वारा इन सिंगापुर इश्यूज का क्या किया गया, विरोध किया गया। आगे चलते हैं। WTO की जो चौथी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है उसे दोहा दौर की वार्ता के नाम से जाना जाता है। और दोहा दौर की जो वार्ता थी उसमें क्या किया गया, जो विकासशील देशों ने अपने ऑब्जेक्शन, सिंगापुर जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उनमें विकासशील देशों को जो समस्या थी, विकासशील देशों की समस्याओं पर क्या किया गया, ध्यान दिया गया और वादा किया गया कि इनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाया जाएगा। और जो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की बात कही गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उदारता की बात की गई कि नियमों को सरल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक उदार बनाया जाए। उसके बाद WTO में भारत के जो डिस्प्यूट हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। WTO और जो अन्य विकसित देश हैं और साथ ही साथ एक तरफ विकासशील देश, उनमें WTO नियमों के बारे में हमेशा क्या रही है, खींचतान रही है। तो भारत के भी इस संबंध में कुछ देशों के साथ में विवाद चले हैं।
पहला इस प्रकार का विवाद था भारत का सोलर पैनल के संबंध में विवाद। क्या विवाद था आगे हम देखने वाले हैं। इसी तरह H1B वीजा जो यूएस द्वारा विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है उसके बारे में कुछ विवाद था, और साथ ही यूएसए का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था, उसके बारे में भी भारत के कुछ विवाद थे। आइए देखते हैं एक एक करके क्या ये विवाद थे। पहले हम बात करेंगे सौर पैनल जो विवाद था भारत का, वो क्या था। देखिए, भारत ने जो अपने सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या कहा कि सोलर प्रोजेक्ट में जो 30% उपकरण होंगे वो क्या होंगे, घरेलू होंगे। यानी घरेलू स्तर पर जो उपकरण उत्पादित होते हैं उनको भारत के सोलर पैनल में यूज किया जाएगा। और यूएस ने इसको क्या दी, चुनौती दी, और ये कहा कि ये डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है, और इस मामले में अमेरिका डब्ल्यूटीओ में जीतता है। अमेरिका की क्या होती है, जीत होती है, और भारत को क्या करना पड़ता है, ये नियम वापस लेना पड़ता है। उसके बाद अगला जो विवाद था वो था H1B वीजा का, और H1B जो वीजा है वो यूएस या अमेरिका द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला एक वीजा का प्रकार है। अब इस H1B वीजा के लिए अमेरिका ने क्या बढ़ा दी, फीस बढ़ा दी। अमेरिका ने क्या बढ़ा दी, फीस बढ़ा दी। अमेरिका ने फीस बढ़ा दी, साथ ही साथ वीजा की मात्रा में कटौती की, दिए जाने वाले वीजे की संख्या में, दिए जाने वाले वीजा की संख्या में कटौती की। और चूंकि भारत के बहुत से जो नागरिक हैं वो यूएस में सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अतः भारत ने इस नियम को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जो कि डब्ल्यूटीओ का एक नियम है, इस नियम के आधार पर डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी थी कि ये नियम गलत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में जो डब्ल्यूटीओ के नियम है उनके प्रतिकूल ये नियम है। इसी के साथ जो यूएस का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, जिसके तहत क्या किया जाता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंतर्गत विकसित देश क्या करते हैं, विकसित देश निर्णय करते हैं कि किन देशों को उन्हें छूट देनी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत। इस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का भी भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ में विरोध किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने डब्ल्यूटीओ के दो एग्रीमेंट कौन कौन से, जीएटीएस और ट्रिप्स के बारे में बात की। डब्ल्यूटीओ की जो प्रमुख कॉन्फ्रेंसेज हैं जिन्हें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है उसके बारे में बात की, और साथ ही साथ हमने बात की कि डब्ल्यूटीओ जो है उसमें भारत के किसी प्रकार के जो विवाद हैं उनकी स्थिति क्या है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।